नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 8वां पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है बाजार में एक कमीज। देखिए, यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हमें देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम ये पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती हैं। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ सटक भी सूखे हैं, इसलिए स्वप्ना रुई सुनने में व्यस्त हैं। डोडे जिनमें रुई भरी हैं एक साथ सटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती हैं। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक ही तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी कह रहा है, अम्मा मैं आपको 80 कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगा आओ। स्वप्ना कहती है, नाराज़ ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती हैं कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वो आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं।
बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर घरगे खरीदता है। एक घरगे का मूल्य 20,000 रुपये है। इसलिए छोटे बुनकर को भी दो करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीनों में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की ये व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनने के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती हैं। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान ज़रा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में ज़रा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका की कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। इनकी कीमत $26 रखी गई हैं, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए क्षेत्र के अनुसार एक स्थानों की पूर्ति करें। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 80 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 80 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती हैं। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं।
प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे। कैसे? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान या रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटा किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बने और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। इस प्रकार से हमारी ये किताब कंप्लीट हुई। हम कोई दूसरी किताब शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।